उस बंद पड़ी मील में कोई आता जाता नहीं था। उसकी दीवारों का सीमेंट उधड़ चुका था, लोहे के पाइपों में जंग लग चुका था, सारी मशीनें कबाड़ हो चुकी थी। मील तक पहुंचने का रास्ता भी खराब हो चुका था। शहर के बाहर होने की वजह से वहां कोई कितना भी चीखे, कोई उसे सुनने वाला नहीं था। उसी मील के अंदर मशीन से एक 50-55 साल का आदमी बंधा था, लेकिन वह अपनी उम्र से काफी बड़ा दिखाई दे रहा था। साधारण से कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, अस्त व्यस्त बाल, उसके दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे थे। उससे कुछ दूरी पर एक लड़का बंधा था। उसके कपड़े, जूते आदि उम्दा किस्म के थे। दोनों बेहोश पड़े थे। जब दोनों को होश आया तो लड़के ने अधेड़ से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? तुम कौन हो? मुझे क्या पता। देखो ना, मैं भी तो तुम्हारी तरह बंधा हूँ, अधेड़ ने झल्ला कर कहा। दोनों पसीने से तरबरत थे। छत टीन की थी, जो मई की गर्मी में तप रही थी। कहीं से हवा भी नहीं आ सकती थी। जो खिड़कियां थीं वे बंद थीं। लड़का चीखा, कोई है? गला सूखा होने की वजह से उसे खांसी आ गई। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। लड़के ने खांसी पर काबू पाते हुए कहा, अगर किसी ने रुपयों के लिए मेरा अपहरण किया है तो वह महामूर्ख है। मेरे ना तो माँ बाप हैं और ना मेरे पास रुपए ही हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो वैसे ही 10 सालों बाद जेल से बाहर आया हूँ, अधेड़ ने कहा। दोनों खामोश होकर याद करने की कोशिश करने लगे कि वे यहाँ कैसे पहुँचे। अधेड़ जेल की चारदीवारी से 10 साल की सजा काटकर जेल से बाहर निकला था। रात 8 बजे उसकी रिहाई हुई थी। जेल से कुछ दूर आने पर अचानक पीछे से आ रही कार ने उसे टक्कर मारी तो वह गिर गया। कार से एक व्यक्ति उतरा। उसने माफी मांगते हुए कहा, आइए, आपकी मरहम पट्टी करवा कर आपके घर छोड़ देता हूँ। अधेड़ कार में बैठा ही था कि पीछे से किसी ने उसके मुंह पर कुछ रखा, जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद वह होश में आया तो यहाँ बंधा था। उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? 10 सालों से वह किसी के संपर्क में नहीं रहा। कहीं कोई गलती से तो उसे नहीं उठा लाया। लड़का शराब की दुकान से शराब पीकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक छोटा सा बच्चा उसे रोता हुआ मिला। बच्चे के गले में उसके घर का पता एक रेशम की डोरी से बंधा हुआ था। बच्चे को देखकर उसे लगा कि यह अपने घर वालों से भटक गया है। उसने सोचा कि अगर वह इसे इसके घर पहुंचा देता है तो इसके माँ बाप उसे कुछ इनाम देंगे, जिससे उसके शराब पीने का इंतजाम हो जाएगा। वह बच्चे के बारे में सोच ही रहा था कि उसके पास एक कार आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग महिला उतरी। उसके कुछ कहने से पहले ही महिला ने उस बच्चे की सलामती के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, आप मेरे घर चलिए, हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। इनाम के लालच में वह ड्राइवर के बगल वाली सीट पर कार में बैठ गया। औरत बच्चे को लेकर पिछली सीट पर बैठ गई। उसके कार में बैठते ही पिछली सीट से किसी ने उसके मुंह पर रूमाल रखा तो वह बेहोश हो गया। लड़के ने कहा, मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया था। मुझे भी, अधेड़ ने हैरानी से कहा। मेरा अपहरण क्यों किया गया, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लड़के ने कहा, अपहरण कोई क्यों करता है? पैसों के लिए या फिर बदला लेने के लिए? अधेड़ ने कहा, लेकिन मेरे पास ना पैसे हैं और ना किसी से ऐसी दुश्मनी है। मैं तो जेल से छूट कर आ रहा हूँ। किस जुर्म में जेल गए थे? लड़के ने होठों पर जीभ फेरते हुए पूछा। तो मैं उससे क्या लेना? यह सोचो कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। तुम्हारी जरूर किसी से दुश्मनी रही होगी। अपहरण करने वाले को पता होगा कि तुम्हारे पास रुपए नहीं हैं। ऐसा काम करने से पहले आदमी पूरी जानकारी कर लेता है। लेकिन तुम्हारे मामले में तो उसने गलती की है। मेरा मामला अलग है। तुम अपनी बात करो। दोनों बातें कर रहे थे कि
तभी दरवाजे के चरमराने की आवाज आई। इसके बाद कदमों की आहट सुनाई दी जो निरंतर उनके करीब आती जा रही थी। एक आदमी जो सिर से पैर तक ढका था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, आकर उनके पास खड़ा हो गया। लड़के ने पूछा, कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? अधेड़ चीखा। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह आदमी लौट गया। वापस आया तो उसके हाथ में एक बोतल थी। उसने अधेड़ के मुंह से बोतल लगाई। एक घूंट पीने के बाद अधेड़ उसे उगलकर गुस्से से चीखा, यह क्या है? उस आदमी ने वही बोतल लड़के के मुंह लगा दी। लड़का छटपटाया, लेकिन कुछ बूंदें उसके मुंह में चली गईं। लड़के ने किसी तरह बोतल से मुंह हटाकर हांफते हुए कहा, पेशाब क्यों पिला रहे हो? यह क्या हैवानियत है? अधेड़ ने कहा। उस आदमी ने अधेड़ को एक ठोकर मारी। वह दर्द से बिलबिला उठा। इसके बाद लड़के को उसी तरह ठोकर मारकर बोला, दुष्कर्म करने के बाद रोती गिड़गिड़ाती लड़कियों को तुम यही पिलाते थे ना? लेकिन मैं तो अपने अपराध की सजा काट चुका हूँ। महिला की आवाज सुनकर अधेड़ गिड़गिड़ाया, तभी तो 50 की उम्र में 60 के लग रहे हो दिवित। उस महिला ने कहा। अपना नाम सुनकर दिवित ने पूछा, कौन हो तुम? पहले ये पूछो कि यह लड़का कौन है, जानते हो इसे? औरत ने चीख कर पूछा। नहीं, इससे मेरा क्या वास्ता? दिवित ने लड़के की तरफ अजनबी निगाहों से देखते हुए कहा, यह वही लड़का है जिसके माता पिता अस्पताल जाते समय तुम्हें अपना भाई और इसका चाचा समझकर इसे तुम्हारे पास छोड़ जाते थे, और तुम इसके गले में अपने गोदाम का, जहां तुम काम करते थे, पता लटकाकर गर्ल्स हॉस्टल, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल या कॉलेज के पास छोड़ देते थे। जब कोई लड़की या महिला अपनी नारी सुलभ आदत की वजह से इसे तुम्हारे पास पहुंचाने जाती थी, तो तुम अपने नीच दोस्तों के साथ इस मासूम बच्चे के सामने उसके साथ दुष्कर्म करते थे। तुम्हारी हरकतों की वजह से इसका दिमाग इतना विकृत हो गया कि एक डॉक्टर इंजीनियर बनने की बजाय दुष्कर्मी बन गया। तुमने इसके माता पिता से उनका बेटा छीन लिया, इसका पूरा भविष्य छीन लिया। जानते हो इसने क्या किया है? जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इसने अपनी रिश्ते की बहन के साथ वही किया जो तूने इसे सिखाया था। इसके माता पिता ने शर्म से आत्महत्या कर ली। कानून ने तुझे सिर्फ एक दुष्कर्म की सजा दी है। इसके माता पिता को आत्महत्या के लिए विवश करने की सजा और इसे दुष्कर्मी बनाने की सजा तो अभी बाकी है। जिन लड़कियों के साथ तूने दुष्कर्म किया था, बता सकता है उनका क्या हुआ था? इतना कहकर उस औरत ने रिवॉल्वर निकाला और दिवित के दाएं पैर पर गोली मार दी। दिवित दर्द से चीख पड़ा। उसके पैर से खून बहने लगा। बताता हूँ, मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूँ। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, दूसरी जबरदस्ती करते ज्यादा चोट लगने से मर गई थी, तीसरी ने केस किया, लेकिन कोर्ट से मेरे बाइज्जत बरी होने के बाद उसे ऐसा सदमा लगा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। सुना है पागल खाने में है। लेकिन तुम कौन हो? लड़का अधेड़ को जलती नजरों से इस तरह देख रहा था जैसे वह उसका अपराधी हो। अपराधी था भी। वह अपने बचाव के लिए गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे दुष्कर्मी बनाने में इसका हाथ है। फिर मेरे ऊपर तो मुकदमा चल रहा है, सजा तो होनी ही है। हम जैसे पापियों के लिए जेल की कोठरी ही ठीक है। इसी के साथ एक और गोली चली। इस बार लड़के की चीख निकली। गोली चलाने वाली औरत ने कहा, कमीने, जेल की कोठरी तेरे लिए कुछ नहीं है, जेल इंसानों के लिए है। तुम जैसे राक्षसों के लिए तो मौत ही उचित सजा है। मुझे पानी पिला दो, लड़के ने कहा। तुम औरतों, मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करो और पानी मांगने पर उन्हें पेशाब पिलाओ। अब समझ में आई पानी की कीमत। अब मैं तुम्हें दुष्कर्म की पीड़ा बताऊंगी। तभी दो लोग और आ गए।
वे भी उसी तरह लबादे से ढके थे। उनमें से एक के हाथ में लोहे की मोटी रॉड थी तो दूसरे के हाथ में तलवार। उन्हें देखकर लड़के ने पूछा, ये लोग कौन हैं? हम कोई भी हों, तुम जैसों के लिए मात्र मांस का टुकड़ा है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि हम किसी की माँ हैं, बहन हैं या पत्नी हैं? तुम्हें तो सिर्फ औरतों की चीखें सुनने में मजा आता है। आज देखते हैं तुम कितना दर्द बर्दाश्त कर पाते हो। नहीं, हमें माफ कर दो, गोली मार दो, लेकिन हमें तड़पा तड़पा कर मत मारो। दोनों एक साथ गिड़गिड़ाए। तुम्हें उस दर्द का एहसास कराना जरूरी है। तुम्हें नपुंसक बनाकर छोड़ देना ही तुम्हारे लिए उचित सजा है। मेरी बच्चियों, मेरी बात सुनो, मैं मरने से नहीं डरता। हत्यारे को अपनी हत्या से डरना भी नहीं चाहिए। मेरी उम्र 50 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 साल और जीऊँगा। तुम लोगों को इस पापी देह के साथ जो करना है करो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। अभी भी कुछ कहना बाकी है? तीनों में से एक ने कहा। वह पुरुष था। हाँ, बहुत कुछ कहना है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं यह जानना भी नहीं चाहता। इस बच्चे को मैंने अपने पाप के लिए इस्तेमाल किया। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे कर्मों का इस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह मेरे दुष्कर्मी होने में मात्र मेरा पुरुष होना ही नहीं है, इसके पीछे समाज की वे गंदगियां हैं जो हमारे मस्तिष्क को विकृत करती हैं। मैं केवल सिनेमा, साहित्य या इंटरनेट को ही इसका दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इसका असर कोमल मस्तिष्क पर तो पड़ सकता है, मुझ जैसे थके दिमाग वालों पर नहीं। लेकिन मैं कितनी भी वजह गिना दूं, इससे मेरे अपराध कम नहीं होंगे। दुष्कर्म पहले भी होते थे। हर ताकतवर ने कमजोर की स्त्री के साथ मौका मिलते ही दुष्कर्म किया। लेकिन अभी जो बाढ़ सी आ गई है, यह समाज में फैला प्रदूषण है। स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से ना देखना, यह पुरुष प्रधान समाज की देन है। पुरुष औरतों को तुच्छ और कमजोर समझते हैं। जो दंड आप लोग हमें आज दे रहे हैं, अगर यही पहले ही स्त्रियां देना शुरू कर देती तो शायद आज यह स्थिति न आती। कोई जवाब देने वाला ही नहीं होगा तो हमला करने वाला कैसे पीछे हटेगा? यही बकवास सुनानी थी तुम्हें? तीनों में से एक ने पूछा। मैं बकवास नहीं कर रहा। मैं माँ के पेट से ही दुष्कर्मी बनकर पैदा नहीं हुआ और मेरी हत्या के बाद दुष्कर्म बंद भी नहीं हो जाएंगे। क्या इसमें सारा दोष हम मर्दों का ही है? तुम स्त्रियों का कोई दोष नहीं है? क्यों नहीं दिया संसार के पहले दुष्कर्मी को सजा? क्यों सहती रहीं यह सब? क्यों सृष्टि के आरंभ से ही अबला बनी रहीं? क्यों नहीं दिया उसी समय जवाब? तुम्हारी कायरता और कमजोरी की ही वजह से समाज को नियम बनाने पड़े, कानून को स्वयं कठोर बनना पड़ा। आज भी समाज और कानून के भरोसे बैठी हैं औरतें। अकेले नहीं, संगठित होकर तो हमला कर सकती थीं। जो हालात शुरू में थे, आज वही इतने बिगड़ गए हैं कि दुष्कर्म खत्म करने के लिए आधे से अधिक पुरुषों को मृत्युदंड देना होगा। आप लोगों के कमजोरी की वजह से ही आप लोगों का शोषण होता रहा। सजा ही देनी है तो उन औरतों को भी दो जो सभ्यता की शुरुआत से ही यह सब सहती आ रही हैं। ऐसा नहीं है, जब जब औरतों पर अत्याचार हुए हैं तब तब विनाश हुआ है। मर्दों को अगर प्रकृति ने शारीरिक रूप से अधिक ताकतवर बनाया है तो स्त्रियों को भी दूसरी शक्तियां दी हैं। प्रकृति किसी के साथ अत्याचार नहीं करती। फूल नाजुक है तो क्या हुआ, खुशबू बिखेरता है, उद्यान की शोभा बढ़ाता है। अगर कोई दुष्ट उसे मसल दे तो इसमें फूल का क्या दोष? सबसे पहले आई महिला ने कहा। एक स्त्री पूरे समाज को प्रभावित करती है। अगर ये ज्यादा है तो कम से कम एक परिवार को तो प्रभावित करती ही है। मकान को घर बनाने वाली स्त्रियां अगर घर को मकान बना दें या बाजार बना दें तो क्या उस घर परिवार के पुरुष श्रेष्ठ हो सकते हैं? दिवित की यह बात सुनकर उन तीनों में जो पुरुष था उसने कहा, खत्म करो इसे।
इसी की वजह से मेरी बेटी पागल खाने में मरी थी। यह दुष्कर्मी है, हत्यारा है मेरी बेटी का। डॉक्टर होते हुए भी मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका। इसके जुल्म के आगे मेरी चिकित्सा हार गई। दिवित समझ गया कि यह डॉक्टर उसी लड़की का बाप है जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया था। उसे सजा ना होने पर वह लड़की पागल हो गई थी। इसके अनुसार अब वह मर चुकी है। उसने कहा, मेरी माँ मेरे पिता की गैर हाजिरी में एक आदमी को बुलाकर उसके साथ कमरे में बंद हो जाती थी। एक दिन मेरे चाचा ने उसे देख लिया तो उसने पिता के सामने रोते हुए चाचा पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। जमानत पर वापस आकर जब समाज ने, परिवार ने चाचा को प्रताड़ित किया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब मेरे पिता ने अपनी आंखों से मां को गैर मर्द के साथ देख लिया तो मां ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। बाद में पकड़ी गई और जेल चली गई। मां की इस हरकत से मुझे सारी स्त्रियां हत्यारिन और कामलोलुप नजर आने लगीं। बड़े होने पर मेरा विवाह हुआ। मेरे साथ भी वही हुआ जो मेरे पिता के साथ हुआ था। किसी गैर मर्द की संगत की वजह से मेरी पत्नी ने मुझ पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया और खुद अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाती रही। मैं जमानत पर जेल से बाहर आया तो मुझसे तलाक ले लिया। बस उसी के बाद से मैंने औरतों को अपमानित करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम दो औरतों के किए का बदला सारी स्त्री जाति से लेना चाहते थे। लड़की ने पूछा। लड़की की बात का जवाब देने की बजाय दिवित ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे होकर आप भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप गुस्से में विकृत हो चुके हैं। मेरा भी मन मस्तिष्क विकृत हो चुका है। आप भले ही मुझे गोली मार दें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मेरे दुष्कर्मी होने के पीछे औरतों का हाथ था। बेवफाई और बेहयाई ने मुझे ऐसा बनाया। इसकी छाप मेरे मस्तिष्क पर बचपन से पड़ चुकी थी। तीनों में से महिला ने अपना चोला उतार फेंका। उसकी उम्र 60 साल के आसपास थी। उसने कहा, तुम्हारी बातों से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। मैंने भी अपनी माँ की वजह से पिता को तिल तिल मरते देखा था। परिवार की वजह से मैंने स्वयं को काफी समय तक अवसाद में रही, लेकिन मैंने खुद को संभाला, पढ़ाई की और डॉक्टर बन गई। एक बेटी को जन्म दिया जिसे तुमने मौत के मुंह में धकेल दिया। तुम्हें अतीत ने विकृत किया। इसकी वजह से तुम्हारे अपराध कम नहीं हो सकते, उन्हें माफ भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद खुद को डॉक्टर कहने वाले ने भी अपना चोला उतार दिया। वह उस महिला का पति था। बेटी के साथ हुआ अत्याचार का बदला लेने के लिए उन्होंने दिवित के रिहा होने का इंतजार किया था। उसके जेल से बाहर आते ही वे उसका अपहरण करके यहाँ ले आए थे। उसने कहा, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है तुम्हें दंड की नहीं, इलाज की जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी बेटी के साथ जो जुल्म किए हैं मैं उन्हें बिल्कुल नहीं भूल सकता। गोली मारकर अपने बदले की आग बुझा लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं भी अपने इस जीवन से ऊब चुका हूँ। इससे मैं भी छुटकारा पाना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा जिंदा रहना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा है। डॉक्टर की पत्नी ने कहा, अगर हमने तुम्हें इस तरह बेरहमी से मार दिया तो तुम में और हम में क्या अंतर रह जाएगा। उन दोनों की इस बात से दुखी होकर उनके साथ आई लड़की ने कहा, इन्हें इस तरह छोड़ने के लिए हमने इतनी मेहनत नहीं की है। इन्हें छोड़ दिया गया तो ये फिर वही करेंगे, इसलिए इन्हें मार देना ही ठीक है। दर्द से बिलबिला रहे लड़के ने कहा, तुम लोगों का दुश्मन तो दिवित है, फिर मुझे क्यों बांध रखा है? इसी की वजह से मेरा जीवन नरक हुआ है। इसे मार दो और मुझे छोड़ दो। नाबालिग होने की वजह से जिस दुष्कर्म के जुर्म में तुम रिहा हो गए थे, वह जुर्म रिहाई के योग्य नहीं था। कानून की नज़र में तुम भले नाबालिग थे, लेकिन अपराध की दृष्टि से नहीं। लड़की ने उसकी ओर रिवॉल्वर तान कर कहा,
दीदी, लड़के ने कांपती आवाज में कहा। मत कहो मुझे दीदी, तू भाई के नाम पर कलंक है। तुझसे बदला लेने के लिए ये लोग यह सोचकर मेरी तलाश कर रहे थे कि जैसे भाई ने किया है वैसे ही उसकी बहन के साथ किया जाए। शुक्र था कि पिता के मित्र होने के नाते ये मुझे अपने घर ले गए, वरना मेरा भी वही हाल होता जो तूने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मासूम लड़कियों के साथ किया था। तब तुम यह भी भूल गए थे कि तुम्हारी भी एक बहन है, तू भी किसी का भाई है। वे लड़कियां भी किसी की बहनें थीं, उनका भी भाई रहा होगा। तेरे जैसे हैवान किसी के भाई नहीं हो सकते। मौका मिलता तो तू मुझे भी नहीं छोड़ता। बस करो दीदी, लड़का चीखा। मुझे मार दो, लेकिन इस तरह शर्मिंदा मत करो। मैं भी जीना नहीं चाहता। मैं भाई के नाम पर कलंक हूँ। मैं नशे में होश खो बैठता था, अब अपनी करनी का दोष शराब को दे रहा है। लड़की ने कहा। उसकी सहेली के साथ उसके इस भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्रूरतम कांड किया था। अक्षय, अब मैं तेरी बहन नहीं, मौत हूँ। हाँ खुशी, मुझे मार दो। मौत ही अब मेरी मुक्ति का उपाय है, अक्षय ने कहा। लेकिन कोशिश करना कि कानूनी गैर कानूनी रूप से चलने वाला नशे का व्यापार बंद हो जाए, क्योंकि नशे में आदमी अपना होश खो बैठता है। तुम खुद बताओ, डॉक्टर ने कहा। एक बलात्कारी की सजा क्या होनी चाहिए? क्या उसे नपुंसक बना देना चाहिए? आप चाहें तो बना सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इससे तो आदमी और भी विकृत हो जाएगा। वह महिलाओं का खूंखार हत्यारा हो जाएगा, दिवित ने कहा। तो आजीवन कारावास उचित रहेगा, डॉक्टर की पत्नी ने पूछा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन पर झूठे आरोप लगाकर जीवन भर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह उनके साथ अत्याचार नहीं होगा। मैंने 10 साल जेल में बिताए हैं। वहां आधे से अधिक लोग झूठे आरोप में सजा काट रहे हैं। तमाम लोगों की न जाने कितने दिनों से सुनवाई चल रही है। तो क्या दुष्कर्मियों को छोड़ दिया जाए? खुशी ने पूछा। एक स्वस्थ समाज जिसमें ना कोई नशीले पदार्थ का सेवन करता हो, ना मानसिक रूप से विकृत हो, वहां दुष्कर्म के लिए जो भी सजा दी जाए कम है, दिवित ने कहा। तो जवाब में खुशी बोली, ऐसा व्यक्ति दुष्कर्म करेगा ही क्यों जो नशा भी ना करे और विकृत भी ना हो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि दुष्कर्म के पीछे दुष्कर्मी की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखना जरूरी है। ऐसे भी लोग हैं जो नशा नहीं करते, विकृत होने के कोई कारण भी नहीं है, फिर भी दुष्कर्म करते हैं, खुशी ने कहा। ऐसे ही लोग दुष्कर्म के सही आरोपी हैं जो अपनी हवस शांत करने के लिए छोटे बच्चों, कम उम्र की बच्चियों को बहला फुसलाकर उनके साथ संबंध बनाते हैं। ऐसे लोग समाज को गंदा कर रहे हैं, अपनी यौन पिपासा मिटाने के लिए अपनी मर्यादा को लांघते हैं। इनमें स्त्रियां भी हैं, दिवित ने कहा। तो तुम लोगों को छोड़ दिया जाए, यही चाहते हो ना तुम लोग? खुशी ने कहा। तुम अपराधी नहीं हो, तुम यही कहना चाहते हो ना? अक्षय ने नजरें नीची करके कहा। नहीं दीदी, मुझे मौत चाहिए। बेटी, डॉक्टर ने कहा, इनके किए की सजा इन्हें कानून देगा। हम क्यों अपने हाथ खून से रंगे? चलो, ये तो वैसे भी मरे और बीमार लोग हैं, डॉक्टर की पत्नी ने कहा। चलो बेटी, इन्हें अनदेखा करना, इनसे सावधान रहना और इनसे कोई रिश्ता मत रखना। इन्हें अपने से अलग कर देना ही इनके लिए उचित सजा है। शर्म होगी तो खुद मुंह छिपाते हुए मर जाएंगे, लेकिन मैं इन्हें मार देना चाहती हूँ। ये दुष्कर्मी और हत्यारे हैं, खुशी गुस्से से चीखी। किसी को योजनाबद्ध तरीके से जाल में फंसाकर उनके साथ अत्याचार करके मार देना विकृत और अपराधी किस्म के लोगों का काम है। जान लेना कोई बड़ा काम नहीं, यह काम कायर करते हैं बेटी। हम सभ्य समाज के सभ्य लोग हैं, हमारा काम जान बचाना है, लेना नहीं। इसके बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी ने दोनों को पानी पिलाया। डॉक्टर की पत्नी ने कहा,
जिस बच्चे को हम अपने गर्भ में पालते हैं, सीने का दूध पिलाकर पालते हैं, वही बड़ा होकर हमसे ताकत दिखाकर खुद को मर्द साबित करना चाहता है। हमें प्रकृति ने कोमल और नाजुक इसलिए बनाया है ताकि बच्चों को गर्भ का बिछौना और पोषण के लिए भोजन मिल सके, लेकिन तुम जैसे लोगों की समझ में यह बात नहीं आएगी। दोनों के पैरों को बंधा छोड़कर डॉक्टर ने कहा, मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर ने दोनों के हाथों के बंधन इतने ढीले कर दिए कि उनके जाने के बाद वे थोड़ी मेहनत के बाद स्वयं को बंधन मुक्त कर सकें। ये क्षमा या दया के योग्य नहीं, वध के योग्य हैं। खुशी ने कहा, नहीं बेटी, हम इनके जैसे घिनौने और विकृत नहीं हैं। डॉक्टर ने खुशी के हाथ से पिस्तौल लेकर फेंकते हुए कहा। इसके बाद पत्नी और खुशी को लेकर बाहर आ गए, अपनी कार स्टार्ट की और चले गए। उनके जाने के बाद कोशिश करके अक्षय और दिवित ने खुद को बंधन मुक्त किया और थके हारे वहीं बैठे रहे। शर्म और ग्लानि उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। पिस्तौल, तलवार, रॉड वहीं पड़ी हुई थी। मैं जीना नहीं चाहता, अक्षय ने कहा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, अब मैं भी नहीं जीना चाहता, अक्षय ने कहा। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। उसके बाद दिवित ने कहा, सोचा तो था कि जेल से बाहर आने के बाद नई जिंदगी शुरू करूंगा, लेकिन अब पता चला कि हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम जीने लायक नहीं हैं। हम इतने गिरे हुए हैं कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। जिसकी बहन ही अपने भाई पर भरोसा ना करे, जो खुद से नजरें ना मिला सके, ऐसे में जीने से मर जाना ही ठीक है। कितना अच्छा होता वे मुझे मार देते, अक्षय ने कहा। मैं खुद को उसी तरह सजा देकर अपने पापों से मुक्त होना चाहता हूँ, दिवित ने कहा और वहां पड़ी लोहे की रॉड और तलवार उठाई। लेकिन आगे की बात सोचकर उसका दिल कांप उठा। मैं भी स्वयं को वही सजा देना चाहता हूँ जो मैं लड़कियों को दी है, अक्षय ने कहा। तो दिवित ने तलवार और रॉड अक्षय की ओर फेंक कर कहा, यह लो, लेकिन हम में इतना साहस नहीं है कि हम स्वयं को उसी तरह बेरहमी से दंडित कर सकें। अक्षय तलवार लेकर काफी देर तक सोचता रहा। उसके बाद तलवार फेंककर बोला, मैं कायर और डरपोक हूँ। काश हमने किसी लड़की को समझा होता, दिवित ने रोते हुए कहा। लेकिन मैं खुद को जरूर सजा दूंगा। स्वस्थ समाज के लिए मेरा मर जाना ही ठीक है। पास पड़ी पिस्तौल उठाकर कनपट्टी पर लगाते हुए अक्षय ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे मर जाने दो। तुम्हारा जीवन तो अभी शुरू हुआ है। तुम में सुधार की गुंजाइश है। अगर तुम ठान लो तो बेहतर नागरिक बन सकते हो, दिवित ने अक्षय को समझाते हुए कहा। क्या पता मेरा विकृत मन अपने दोस्तों के साथ नशा करके फिर कोई नीच हरकत कर बैठे। उसके बाद तीनों को अपनी उदारता पर पछतावा होगा। इसके बाद वे फिर कभी किसी को और स्वयं को माफ नहीं कर सकेंगे। इसके बाद धाई की आवाज हुई और अक्षय जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। इसके बाद दिवित ने वही पिस्तौल उठाकर अपनी कनपट्टी पर लगाई। उसे उन तमाम लड़कियों की चीखें कराहें सुनाई दी जिनके साथ उसने दुष्कर्म किया था। वह मन ही मन बड़बड़ाया, मेरे पापों के लिए इससे आसान मौत दूसरी नहीं हो सकती। हम तो इस लायक हैं कि हमारे शरीर में लोहे की रॉड डाली जाए, हमारा गुप्तांग काट कर हमें हिजड़ों की जमात में भेज दिया जाए। लेकिन मैं खुद के लिए आसान सजा का चुनाव कर रहा हूँ। इसके बाद एक गोली और चली। उसी के साथ दिवित का शरीर एक ओर लुढ़क गया। शायद यही उनके लिए सजा थी। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।